फ्लेवर्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बस्ती भूगोल के ग्रामीण अधिवास टॉपिक से हम दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। पहला पार्ट जिन बच्चों ने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ जाकर के आप लोग देख लीजिए। और पहला लेक्चर देखने के बाद पार्ट 1 देखने के बाद ही पार्ट 2 को आप लोग देखिए। तो उसमें हम लोगों ने आपको बताया कि सबसे पहले अधिवास भूगोल होता क्या है, उसके बाद ग्रामीण अधिवास क्या होता है, उसके 2-4 पैटर्न की भी बात की उसमें हमने। उसमें प्रवास को लेकर के कुछ बात किया हमने, और कितने प्रकार के होते हैं ग्रामीण अधिवास, इन सब चीज़ों की उसमें हम लोग बात कर चुके हैं। तो यहाँ हम देखेंगे कि वर्ल्ड में कहाँ कहाँ प्रकीर्णन और सघन अधिवास मिलते हैं, और पैटर्न्स पे मेनली फोकस्ड होगा हमारा। उसके अलावा 2-4 क्वेश्चन है, ज़्यादा हम क्वेश्चंस की फॉर्म में सबको समझते चल रहे हैं। और आज के पैटर्न्स को आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आज मैक्सिमम पैटर्न की चर्चा है हमारे पास, और एग्ज़ाम में पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं थोड़ा बहुत आपको जो है वो कथन के फॉर्म में क्वेश्चन हो सकता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में, नहीं तो मैक्सिमम फिगर क्वेश्चन होता है। यानी आपको फिगर्स दे दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि मिलाइए कि ये किस तरह का फिगर है, ये किस तरह का प्रतिरूप है। तो चलते हैं, आज मैं आपको पूरी डिटेल में फिगर्स भी दिखाऊंगा खुद से बना करके। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन आज भी असर्शन रीजन का है। तो और असर्शन रीजन को जो पिछला वीडियो हमारा बच्चे देख चुके हैं उनको हमने बता दिया कि असर्शन रीजन कैसे बनाते हैं। असर्शन रीजन को बनाने के लिए पहले आपको ऑप्शंस पढ़ना है, तो आप वीडियो को पॉज करके ऑप्शंस पढ़ लीजिए। ऑप्शंस पढ़ने के बाद हम पहले कथन पढ़ते हैं। तो कथन क्या है हमारा, मधु छाता अधिवास मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। अब ये कथन सही है या नहीं, हमें पहले ये देखना है। तो ये कथन बिल्कुल सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो गया। अगला कथन है कि कारण अब हमें पढ़ना है कि दक्षिण अफ्रीका के जुलू जाति के लोग मधु छाता अधिवास निर्मित करते हैं। तो ऑप्शन कारण ये भी सही है, कारण भी सही है कि जुलू जनजाति जो अफ्रीका में पाई जाती है, दक्षिण अफ्रीका में, वो लोग इस तरह के अधिवास को निर्माण करते हैं। अब हमें इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है। तो रिलेशन देखने के लिए हम क्या करते हैं कि दोनों पढ़ते हैं और बीच में क्योंकि लगाते हैं, और क्योंकि का जवाब अगर कारण में मिल रहा है तो हम मानते हैं कि ये फॉलो कर रहा है। तो मधु छाता अधिवास मधुमक्खियों के छत्ते के समान होता है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के जुलू जाति के लोग मधु छाता अधिवास निर्मित करते हैं। तो यहाँ हमारे क्योंकि का जवाब नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, यानी ए और आर दोनों सही, और आर ए की व्याख्या नहीं कर रहा है। अब हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। जब मधुमक्खी के छत्ते, आपने देखा होगा कि मधुमक्खी का छत्ता जिस तरह से बनता है, उस तरह से ये जनजाति मतलब ये लोग क्या करते हैं कि अपना बनाते हैं, और उसमें मुखिया या फिर जो गांव का सचिव होता है या फिर प्रधान होता है, उसके घर को बीच में रखा जाता है। और मधुमक्खी के छत्ते के हिसाब से ये लोग मतलब पहले कम चौड़े और आगे जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वो सघन होते जाते हैं। तो ऐसे प्रतिरूप को बनाया जाता है। ये जुलू जनजाति के लोग बनाते हैं। भारत में ये नीलगिरी की पहाड़ी पर टोडा जनजाति जो है, जो कि नीलगिरी पहाड़ी आपको ये तमिलनाडु और केरल के बीच में ये जनजाति मिलती है, टोडा जनजाति। इसके बारे में आपको पढ़ना भी है यूजीसी के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हम इस पर भी एक स्पेशल वीडियो लेकर के आएंगे। ये मेनली जो है शत्रुओं से रक्षा के हेतु कारण बनाया जाता है। इसका उद्देश्य ये है कि शत्रुओं से रक्षा हमें हो सके, इसीलिए ऐसी जो अधिवास बनाई जाती है। फ्रिंच और त्रिवार्था ने इसे शू स्ट्रिंग प्रतिरूप कहा है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि या तो मधु छाता प्रतिरूप किसे कहते हैं, तो शू स्ट्रिंग प्रतिरूप किसे कहते हैं, या फिर ये नाम किसने दिया, कभी मम्फोर्ड, कभी डेविस, कभी कुछ, लेकिन इसे दिया फ्रिंच और त्रिवार्था ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कौन सा स्थान पर सीढ़ी नुमा प्रतिरूप के ग्राम मिलते हैं। पहला हिमालय के गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्र, दूसरा असम, तीसरा मणिपुर, चौथा सिक्किम, पांचवा मध्य हिमालय क्षेत्र। कौन कौन सत्य है? ऑप्शन ए 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन बी 1, 3, 4 और 5, ऑप्शन सी 1, 4 और 5, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही डी उपयुक्त सभी। जहाँ भी जो पहाड़ी क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ पर सीढ़ी नुमा बनाया जाता है। मान लीजिए एक पहाड़ है, इस पहाड़ पर
थोड़ी दूर पर आकर करके जहाँ पर 45 डिग्री एंगल से कम हो, एंगल जो है 45 डिग्री से कम, अगर 45 डिग्री से ज़्यादा एंगल है तो वहाँ पे सीढ़ीनुमा प्रतिरूप नहीं बन सकता है। तो 45 डिग्री से कम एंगल है तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एक हिस्से तक एंगल को काट कर करके उसके बाद उस पर इस तरह से घर बना लेते हैं। एक काटते हैं, फिर थोड़ा देर छोड़ते हैं, फिर जाकर करके नीचे जाकर के मिट्टी को साइड कर करके इस तरह से बनाते हैं। भारत में हिमालय के, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय पर आपको खासकर देखने पड़ेगा जहाँ चाय की खेती वगैरह होती है, और दक्षिण भारत में भी नीलगिरी पहाड़ी के आसपास में ऐसे ही अधिवास देखने को मिलता है, ऊटी वगैरह में। ये प्रकीर्णन मेनली यहाँ पे प्रकीर्णन अधिवास होता है। अगला प्रश्न है, जब अनेक सड़कें भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर मिलती हैं तो इन सड़कों के किनारे बने घरों से कैसा अधिवास प्रतिरूप बनता है? ऑप्शन ए तारादिवास, ऑप्शन बी टी आकार अधिवास, ऑप्शन सी वाई आकार अधिवास, ऑप्शन डी क्रॉस आकार प्रतिरूप। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तारा अधिवास। जब इस तरह से कई जगह से रास्ते आ रहे हों और एक जगह पे मिलती हों, एक सेंटर पे मिलते हों, और उस हर सड़क के किनारे किनारे घर बसे हों, सड़कों को फॉलो कर करके, यानी सड़कों के साथ रेखीय प्रतिरूप बनता हो लेकिन एक सेंटर पे मिल रहे हो, तो ये क्या कहलाता है? ये आपको तारानुमा प्रतिरूप कहलाता है। अब आपको इसके साथ आपको टी आकार हम समझा देते हैं। टी आकार में क्या होता है कि एक मुख्य सड़क गुजरती है और उस पर कोई दूसरी सड़क आकर के मिलती है और तिराहे का निर्माण करती है। तो इन सड़कों को रेखीय प्रतिरूप के तौर पर फॉलो कर करके जो अधिवास बसता है उसे हम टी आकार का अधिवास कहते हैं। वाई आकार में क्या होता है कि एक सड़क पर जब दो दिशाओं से इस तरह से सड़क आकर के मिलती है एक तो, और इस पर रेखीय प्रतिरूप को फॉलो कर करके बनाया जाता है, तो इसे हम लोग वाई आकार का प्रतिरूप कहते हैं। अब है एक क्रॉस आकार की बस्तियां जो है वो चौराहे पे निर्मित होती है। चौराहे पर जब सिर्फ सड़कों को फॉलो कर करके, जब सिर्फ सड़क के किनारे जब घर बने हो तो इसे हम लोग क्रॉस आकार का कहते हैं। ध्यान रखिएगा, आयताकार और क्रॉस आकार में फ़र्क है। आयताकार में क्या होता है कि आयताकार में आपको ये, उसमें भी 90 डिग्री के एंगल पर दोनों सड़कें मिलती हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर जिस तरह से है थोड़ा सा अंदर हो जाता है, यानी ये एक आयत बन जाता है। सड़क के किनारे के बाद हटकर के भी दूसरे लेन में भी कुछ लोग बसे होते हैं, लेकिन क्रॉस प्रतिरूप में क्या होता है, सिर्फ सड़क के किनारे लोग बसे होते हैं, तो उसे हम लोग क्रॉस प्रतिरूप कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायः अंतरीपों या नदियों के सिरों पर कौन सा ग्रामीण प्रतिरूप मिलता है? ऑप्शन ए दोहरे गांव प्रतिरूप, ऑप्शन बी तीरनुमा अधिवास प्रतिरूप, ऑप्शन सी पट्टी प्रतिरूप, ऑप्शन डी मधुछत्ता प्रतिरूप। और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तीरनुमा अधिवास प्रतिरूप। तीरनुमा अधिवास प्रतिरूप क्या होता है कि जब नदी या अंतरीप का मतलब है कन्याकुमारी, आप लोगों ने देखा होगा, भारत का कुछ इस तरह का मैप है, तो भारत यहाँ पर जो है ये क्या है, ये थोड़ा न्यूक्लियर सा निकला हुआ, तो ये कहलाता है अंतरीप। ठीक है, जो एक सिंह का शेप ले ले उसे अंतरीप कहते हैं। तो यहाँ पर जो अधिवास बनता है वो कहलाता है क्या, ये कहलाता है तीरनुमा। और आप देखते हुएगा जो जब दो नदियाँ एक दूसरे से मिलती हैं तो उस नदी के जो दोआब में, यानी जो क्षेत्र मिला हुआ है उसमें जो नदी ग्रामीण बस्ती बसती है वो भी इसी तीरनुमा होती है कि वो जहाँ तक नदी मिलती है वहाँ तक जाके बसी रहती है, तो उसे हम लोग तीरनुमा प्रतिरूप कहते हैं। अब दोहरे गांव प्रतिरूप को हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। दोहरा गांव प्रतिरूप क्या होता है? एक मुख्य सड़क है जिसको एक ब्रिज के जरिए जोड़ा गया है। एक ब्रिज है और एक सड़क है, मतलब एक मुख्य सड़क और उस पर एक ब्रिज है, जिस ब्रिज के साथ एक गांव उस छोर पे और एक गांव इस छोर पर है, और एक गांव जो है वो सड़क के किनारे है, दोनों सड़कों के किनारे। तो ये ऐसे प्रतिरूप जो मिलते हैं उसे हम लोग दोहरा गांव प्रतिरूप कहते हैं, जो एक ही मतलब एक नदी एक मुख्य सड़क जा रही है जिसको हम लोगों ने किससे जोड़ रखा है, ब्रिज के जरिए जोड़ रखा है, और गांव के किनारे ब्रिज के दोनों कोण पर एक एक गांव है जो जुड़े हुए हैं, और कहीं
इस मुख्य सड़क से लग कर करके एक साइड में रास्ता निकलता है जिससे एक गांव और जुड़ा हुआ है, तो इसे हम लोग दोहरा ग्राम प्रतिरूप कहते हैं। मधुछत्ता प्रतिरूप आपको हम लोग समझा दिए हैं। चौका पट्टी प्रतिरूप, ऐसे प्रतिरूप दो गांव जो है वो दो सड़कों के मिलन स्थल पर या चौराहों पर बसे होते हैं। इसमें गलियां एवं सड़कें एक दूसरे के समानांतर होती हैं, इसीलिए इसे हम लोग चौका पट्टी कहते हैं। चौका पट्टी का मतलब क्या हुआ, ये एक मान लीजिए सड़कों के किनारे है और समानांतर में क्या है कि गलियां मिली हुई है, जिससे ये चौकोर चौकोर बन गए हैं। अक्सर ऐसा हम लोग कहाँ देखते हैं, उत्तरी चीन, उत्तरी भारत, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस तरह का जो है प्रतिरूप भारत में देखने को मिलता है और विश्व में देखने को मिलता है। सीढ़ीनुमा आपको तो हम बता ही चुके हैं। तीरनुमा भारत में बिहार में बूढ़ी गंडक नदी के मोड़ पे मिलता है, गंगा की सहायक नदियों के जब संगम होता है वहाँ पे मिलता है। अगला प्रश्न है, नदियों के डेल्टाई भागों में किस प्रकार का ग्रामीण अधिवास प्रतिरूप पाया जाता है? ऑप्शन ए मालानुमा अधिवास प्रतिरूप, ऑप्शन बी अनियोजित एवं अनियमित प्रतिरूप, ऑप्शन सी पंखा प्रतिरूप, ऑप्शन डी रेखीय प्रतिरूप। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंखा प्रतिरूप। नदियों के डेल्टाई भागों में जो ग्रामीण अधिवास होता है वो पंखानुमा होता है। पंखा का मतलब है ये कुछ जो लकड़ी के हाथ से जो झलने वाले तार के पंखे होते हैं, लकड़ी के पंखे, वो एक डंटा निकला हुआ और उसके बाद ये इस तरह से क्या होता है कि नदियाँ जो हैं वो समुद्र से, डेल्टाई जो होता है वो समुद्र के किनारे होता है, तो जहाँ पे उपजाऊ भाग होता है वहाँ पे लोग जो है इस तरह से बस जाते हैं और एक मुख्य सड़क होता है जो उन्हें मेन इलाके से मिलाता है, तो इसीलिए हम लोग इसे पंखा प्रतिरूप कहते हैं। ये आपको भारत में जो काप मिट्टी के जो नदियाँ हैं और दक्षिण भारत में आपको कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये नदियां हैं, इन सभी के डेल्टा भागों में ऐसा आपको मिलता है। गोदावरी, कावेरी, सॉरी ब्रह्मपुत्र मैंने बोल दिया, गोदावरी और कावेरी कृष्णा नदी के डेल्टा पर आपको ऐसा मिलता है और गंगा का भी इसमें मिलता है। अब उसके बाद आपका आता है मालानुमा प्रतिरूप। मालानुमा ऐसा प्रतिरूप अधिवास होता है जो नहर के किनारे लंबाई में काफ़ी दूर दूर पे बने होते हैं। मान लीजिए ये मालानुमा प्रतिरूप कैसा होता है, ये नहर है और नहर के दूरी दूरी पर, नहर से दूरी दूरी पर इस तरह से घर बने हुए, माला जिस तरह से तिरछा होता है उस तरह से, तो इसे हम लोग माला प्रतिरूप कहते हैं। इसमें अधिवास जो है वो माला में मोतिया जैसे गुथी होती है उस तरह से होती है। ऐसे प्रतिरूप बिहार, दक्षिण पश्चिम बंगाल, केरल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में देखने को मिलता है। और उसके बाद आपको रेखीय प्रतिरूप तो हम पिछले वीडियो में बता ही चुके हैं। नियोजित, अनियोजित और अनियमित प्रतिरूप, ऐसे प्रतिरूप के अधिवास उब्बड़ खाबड़ दलदली झीलों क्षेत्र और झीलों तथा वनों की बहुलता जहाँ पे होती है वहाँ पे पाए जाते हैं। इस तरह के जो है इसका वातावरण के अनुकूल जो जहाँ पे जगह होती है वहाँ पर ऐसी बस्तियाँ बनाई जाती है, नहीं तो बहुत दूर दूर पर ये अनियोजित होती है, मतलब कोई प्लानिंग नहीं होता है ऐसे बस्तियों को बनाने का। ऐसा आपको चीन के दक्षिणी भाग में भारत और पाकिस्तान के अधिकांश क्षेत्रों में ऐसे बस्तियां बसाई जाती हैं। तो ये आपका सारा पैटर्न्स जो था वो ख़त्म हो चुका है। आपको पैटर्न्स पे अब जो भी क्वेश्चन मिले आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रतिरूप जो आपको अगर एग्ज़ाम में दिया जाए फिगर, तो उसमें आप लोग मत चूकिएगा, प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो को 2 बार 4 बार देख कर करके आप लोग हर एक पैटर्न को समझ लीजिए। और बीच बीच में हमारी क्विज़ की भी आती रहती है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का 15 क्वेश्चंस के वीडियो आते रहते हैं, उसमें हम जो है ये किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में वो डालते हैं, तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगला प्रश्न है, प्रकीर्णन अधिवास के वितरण से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, कृषि गृह तथा निवास गृह के रूप में प्रकीर्णन अधिवास का सर्वाधिक उत्कृष्ट रूप संयुक्त राज्य अमेरिका में उपलब्ध है। दूसरा, पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी तथा दक्षिणी एशिया के वैसे भाग जहाँ पे पहाड़ी, बंजर, ऊसर, दलदली तथा अनुपजाऊ भूमि मिलती है वहाँ ऐसे गाँव मिलते हैं। ऐसे गाँव का मतलब प्रकीर्णन। तीसरा, यूरोप के पहाड़ी क्षेत्र, कम उपजाऊ क्षेत्र एवं नॉर्वे, स्वीडन, ब्रिटिश द्वीप समूह तथा बाल्टिक सागर के आसपास के क्षेत्रों में ऐसे अधिवास मिलते हैं। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी 2 और 3, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी।
कृषि प्रकीर्णन अधिवास विश्व में कहाँ कहाँ मिलता है, तो ये लगभग हर महादेश में मिलता है। और इसका जो है प्रकीर्णन अधिवासों का जो है ऐतिहासिक कोई वितरण तो हमारे पास कोई उपलब्ध नहीं है, लेकिन इनका जो वितरण है वो उतना भी प्राचीन नहीं है जो अभी इसका रूप है। और आपको सबसे अच्छा ये संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कृषि फार्म हाउस होता है या फिर हमारा जो घर रहने के लिए होता है, उसका सबसे अच्छा जो नमूना आपको देखने मिलेगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेगा। उसके बाद आपको दक्षिणी अमेरिका में जो है अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास घास के मैदान, जो विश्व का एक शीतोष्ण घास का मैदान है पंपास, उसमें जो है आपको उरुग्वे और अर्जेंटीना में फैला हुआ है। वहाँ भी आपको प्रकीर्णन अधिवास ज़्यादा देखने को मिलेगा। लोग बड़े बड़े ग्रामीण जो फार्मिंग हाउस होते हैं जहाँ पर वो पशुओं को पालते हैं और वहाँ डेयरी उद्योग चलाते हैं या मीट उद्योग चलाते हैं, इस तरह से वो लोग वहाँ पर रहते हैं। और उसके बाद आपको यूरोप में फ्रांस के मध्य भाग, पुर्तगाल के दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के पहाड़ी भागों में भी प्रकीर्णन अधिवास देखने को आपको मिलता है। फिर एशिया में उत्तरी जापान, उत्तरी मंचूरिया, चीन के जेचुआन बेसिन, दक्षिण पूर्वी एशिया के वन क्षेत्र, भारत के उत्तर पूर्वी पर्वतीय ढालों तथा नदियों के बाढ़ क्षेत्रों में प्रकीर्णन अधिवास पाया जाता है। अगला प्रश्न है, सघन अधिवास प्रतिरूप से संबंधित कथनों पर विचार करें। पहला, ऐसे गांव को प्रायः कार्य के आधार पर नामित किया जाता है, जैसे कृषक का गांव, मछुआरों का गांव। दूसरा, ये प्रतिरूप विशेषकर मानसून एशिया, लैटिन अमेरिका, दक्षिणी यूरोप में मिलता है। तीसरा, मानसून एशिया के 2/3 जनसंख्या गांव में निवास करती है। चौथा, सघन अधिवास का वितरण संपूर्ण विश्व में पाया जाता है। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 2, 3 और 4। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1, 2 और 4। 3 गलत है, 2/3 नहीं बल्कि 3/4। 3/4 जनसंख्या जो है, 75% से भी अधिक जनसंख्या जो है वो मानसूनी एशिया, जहाँ पे मानसूनी जलवायु है एशिया में, जैसे भारत, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान का पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, इसमें श्रीलंका वगैरह में क्या 75% से अधिक आबादी जो है वो मानसूनी प्रदेश की वो क्या है, वो गाँव में पाई जाती है। उसके बाद आपको विश्व में हर उस जगह पे आपको मिल जाता है सघन प्रतिरूप वाला, जहाँ पर कृषि के लिए खेती मतलब ज़मीन अच्छी हो, जलवायु अच्छी हो और जहाँ पे सुख सुविधाएं अधिक मुहैया हो। जैसे आपको लैटिन अमेरिका में आप देख लीजिए, जो उत्तरी वेनेजुएला वगैरह, इक्वाडोर का क्षेत्र है, वहाँ सघन प्रतिरूप मिलता है। फिर आप अमेरिका में आ जाइए, जो पूर्वी अमेरिका का क्षेत्र है वहाँ पर आपको सघन प्रतिरूप मिलता है। यूरोप में दक्षिणी यूरोप का जो हिस्सा है वहाँ पर बहुत ही सघन बसे हुए लोग हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भूमध्य सागरीय जलवायु मिलता है वो कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है, इसलिए वहाँ पर लोग बसे हुए हैं। और सघन अधिवास का वितरण संपूर्ण विश्व में थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। चीन वगैरह में आप देख लीजिए, मैक्सिमम जगह जो है वो क्या है, सघन प्रतिरूप मिलता है। क्योंकि विश्व में आप जानते हैं कि सभी जगह जनसंख्या का जो वितरण है एक समान नहीं। हम 8 करोड़ के कबल है, 7.8 अरब हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हर जगह एक बराबर बसे हुए हैं। जहाँ पर मानव को अच्छी जलवायु, अच्छी सुख सुविधा मिली, कृषि के लिए उपयुक्त भूमि मिली और अच्छी पानी की सुलभता मिली, वहाँ पे मानव का बसाव ज़्यादा हुआ। तो सघन प्रतिरूप भी हर जगह है और विरल प्रतिरूप जो प्रकीर्णन प्रतिरूप है वो भी हर जगह। प्रकीर्णन प्रतिरूप कहाँ मिलता है आपको बता दिया गया है, पहाड़ों पर, दलदली भूमि, रेगिस्तानों पर अक्सर मिलता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, बाढ़ आदि प्रकोपों से बचने के लिए ऊंचे स्थान अधिवास अनुकूल होते हैं। दूसरा, प्राचीन समय में चीन के लोयस प्रदेश में लोग कंदराओं में मकान बनाते थे। तीसरा, धरातल पर वनस्पतियों की अधिक सघनता बस्तियों के बसाव के अनुकूल होती है। चौथा, उत्तरी गोलार्ध में पर्वतों के उत्तरी मुखी ढाल पर बस्ती अधिक स्थापित होती है। सुरक्षा की दृष्टि से नाइजीरिया में इंसलबर्ग का व्यापक महत्व दृष्टिगोचर होता है। उपयुक्त में से कौन कौन सही है? ऑप्शन ए 1, 2, 4 और 5, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 3, 4 और 5, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यानी धरातल पर वनस्पतियों की अधिक सघनता बस्तियों के बसाव के लिए कुल नहीं होती, ये गलत है, बाद बाकी सभी सही है। यहाँ पर एक चीज़ सुधार लीजिए, दक्षिणामुखी होगा। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणामुखी ढाल बनाते हैं हम लोग,
चूँकि दक्षिणी जो ढाल होता है उस पर सूर्य का प्रकाश पूरी तरीके से पड़ता है, इसीलिए हम लोग उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी मुखी और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी मुखी हम लोग घर बनाते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, ग्रामीण अधिवास के निवासी भूमि के विदोहन पर निर्भर होते हैं। दूसरा, ग्रामीण अधिवास कृषि, पशुपालन आदि प्राथमिक क्रियाओं से संलग्न होते हैं। तीसरा, ग्रामीण अधिवास में एकाकी अधिवास कृषक घर, पूर्वा आदि आते हैं। चौथा, पूर्वे गांव से छोटे होते हैं और पूर्वे गांव की अपेक्षा कम सघन होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही? ऑप्शन ए 1, 2 और 4, ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी कोई नहीं। और इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1, 2, 3 और 4 सभी सही हैं। पूर्वे जो है वो गांव से छोटे होते हैं, अब पूर्वे जो है गांव की अपेक्षा कम सघन होते हैं। अधिक सघन वाले को हम लोग गांव कहते हैं, कम सघन वाले को पूर्वे कहते हैं। पूर्वा को हम लोग नाडापल्ली भी कहते हैं भारत में, जो कि छत्तीसगढ़ वगैरह में जब हम लोग को जो परकिंदन अधिवास होता है उसे नागापड्डी कह करके हम लोग बुलाते हैं। पल्ली, पाढ़ा, नगला, ये सभी नाम से हम लोग भी पुकारते हैं। तो ग्रामीण अधिवास से जितने भी क्वेश्चंस आपको यूपीएससी में बन सकते थे या यूजीसी नेट वगैरह में बन सकते थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं इन 2 पार्टों में। आई होप आप लोग को लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें। अगर अब आपसे क्वेश्चन छूटता है तो भैया प्रैक्टिस की कमी है, प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं है। हमने हर एक चीज़ को बता दिया है, ग्रामीण अधिवास से लेकर के आपको फिगर वगैरह भी मैंने खुद से बना करके दिखा दिया है। और आगे जो हमारी एमसीक्यू की क्वेश्चंस आती रहती हैं नेट जेआरएफ स्पेशल कर करके, आप उस वीडियो को देखिए, उस वीडियो में और स्पेशल क्वेश्चंस हम डालते रहते हैं इन सभी चीज़ को लेकर करके। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, नहीं पसंद आया वीडियो तो डिसलाइक करें। डिसलाइक क्यों क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला जो हमारा वो है नगरीय भूगोल, नगरीय बस्ती। नगरीय बस्ती, ग्रामीण बस्ती हमारा खत्म हो चुका है, नगरीय बस्ती में जाएंगे। इसमें हमें ग्रामीण अधिवास, ग्रामीण जो हमारा क्षेत्र है उसमें हम लोग भूमि उपयोग में बदलाव कर रहे हैं। तो इसका बदलाव क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका भी एक चीज़, एक टॉपिक है जो हम आगे मलिन बस्ती वगैरह की जो वीडियो बनाएंगे, जब लेक्चर लेंगे उसमें हम कंप्लीट करेंगे उस चीज़ को। ये चीज़ अभी हम पहले नगरीय अधिवास को समझ लेना आवश्यक है, तब जाकर के नगर में कैसे भूमि उपयोग बदल रहा है और ग्रामीण में कैसे भूमि उपयोग बदल रहा है, दोनों को एक जगह पे कंबाइंड कर करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो ये था आज का लेक्चर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।